गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 18 मार्च 2021 है और हमें द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला एंटी डिफेक्शन लॉ, दूसरा तीस्ता जल समझौता, इसके अलावा विनियोग विधेयक और अंत में क्वेश्चंस। एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल कानून क्यों चर्चा में है? दरअसल एक सांसद है स्वप्न दास गुप्ता, जो कि नॉमिनेटेड है, तो इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। कहाँ से? राज्यसभा से। क्यों? दरअसल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस की जो एमपी है महुआ मोइत्रा, उनके द्वारा क्वेश्चन रेज किया गया था कि इन्होंने यानी कि स्वप्न दास गुप्ता को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वेस्ट बंगाल में तारकेश्वर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ से इनको सीट दिया गया है, यानी कि टिकट दिया गया है, जिस कारण से ये जो दल बदल का कानून है उनका उल्लंघन इन्होंने किया है। तो जब क्वेश्चन उठने लगा तो इन्होंने खुद ब खुद यानी कि स्वप्न दास गुप्ता ने स्वयं ही यहाँ से रिजाइन दे दिया। हम जानते हैं नॉमिनेटेड मेंबर क्या होता है। आपको पता है कि राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 238 का तो चयन किया जाता है, लेकिन ये जो 12 उनको नॉमिनेट किया जाता है, नामित किया जाता है। किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और उनको रिकमेंड कौन करते हैं? केंद्र सरकार। इनको जो नॉमिनेट किया जाता है वो उनके लिए फील्ड होता है, जैसे कि लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस, यानी कि इन क्षेत्रों से इनका चयन किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। देखिए, जो नॉमिनेट सदस्य होते हैं इनको वे सारे अधिकार प्राप्त होते हैं जो अन्य सांसदों को प्राप्त होते हैं, लेकिन उनको एक अधिकार प्राप्त नहीं होता कि वो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में वह भाग नहीं ले सकते हैं। तो आपको पता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। देखिए, 1947 से लेकर के 1969 तक, यानी कि 1952 मान लीजिए आप, जब चुनाव हुआ था पहली बार, तो 1952 से लेकर के 1969 तक इस समय जो सिचुएशन काफ़ी अच्छा था। लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी के सरकार में टूट होती है और उसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनती है, तब जो पार्टियों में तोड़फोड़ शुरू हो जाता है और कई बार सरकार गिरी बनी। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, कई बार सरकारें 2-2 सीटों से हार चुकी थी। तो इसको रोकने के लिए, यानी कि एक अस्थायी सरकार बनाने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ को जोड़ा गया। देखिए, 1985 में 10वीं अनुसूची शामिल किया गया संविधान में, जिसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। इसमें क्या किया गया कि जो सांसद है उनको किसी भी प्रकार से रोका जाए ताकि वो सरकार ना गिरा दे। इसके लिए जो क्राइटेरिया बनाया गया कि किस प्रकार से किसी सांसद की सदस्यता रद्द की जा सकती है, तो इसमें 3 प्रकार बनाए गए। पहला देखिए, पहला है कि अगर कोई सदस्य, मान लीजिए कि ए नाम का व्यक्ति है, वह किसी पी नाम के पार्टी से जुड़ा हुआ है। अब ये जो है, मान लीजिए एग्जाम्पल से कांग्रेस का कोई सदस्य है, वो यहाँ से अपने कॉन्स्टिट्यूंसी जीत करके संसद में जाता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद क्या करता है, वह अपने सदस्यता यानी कि कांग्रेस के पार्टी से चुना गया है और उससे वह त्याग पत्र दे देता है और दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर देता है। या फिर संसद में जब वोट होती है या विधानमंडल में वोट होता है तो क्या करता है, अपने प्रति नहीं बल्कि विपक्ष के प्रति यानी कि दूसरे दल के प्रति वोट देता है। तभी यह सदस्यता जो है दल बदल कानून का उल्लंघन और उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। दूसरा है, अगर कोई स्वतंत्र व्यक्ति यानी कि निर्दलीय सदस्य ज्वाइन कर जीतता है विधानमंडल का या संसद का, और उसके बाद यानी जीतने के बाद वह किसी दल का सदस्य बन जाता है, तो वह भी उसकी सदस्यता रद्द करने का एक कारण बन सकता है। और तीसरा है, थर्ड जो सिनेरियो है वह है नॉमिनेटेड एमपी के संदर्भ में। ये जो है नामित सदस्य, ये क्या होते हैं कि इनको अगर नामित किया जाता है तो यह 6 माह तक यानी कि 6 माह तक वो क्या हो सकते हैं कि किसी भी दल का सदस्य बन सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि जो स्वप्न दास गुप्ता है, इनको वर्ष 2016 में नॉमिनेट किया गया था राज्यसभा में, तो ये जो है 2016 मान लीजिए जून में है, तो जून से दिसंबर के बीच में ये क्या बीजेपी को ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने ऐसा ना करके अब जो 2021 का जो चुनाव है पश्चिम बंगाल का, उसमें इनको टिकट दिया गया है, जिस कारण से यह एक प्रकार से दल बदल कानून का उल्लंघन ही है। इसी कारण से जब इसमें प्रश्न उठने लगा तो इन्होंने खुद ब खुद रिजाइन दे दिया। तो आप समझ गए कौन कौन सा सिनेरियो है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, अगर कोई व्यक्ति अपने पार्टी के विरुद्ध
जाता है, दूसरा निर्दलीय सदस्य किसी पार्टी को ज्वाइन करता है, या तीसरा नॉमिनेटेड यानी कि नामित सदस्य 6 माह के बाद किसी दल का सदस्य बनता है। तो ये जो 3 क्राइटेरिया है, इसी के आधार पर किसी भी सदस्य की सदस्यता रद्द की जा सकती है। नेक्स्ट है तीसरा वाटर पैक्ट से संबंधित क्यों चर्चा में आया। दरअसल कल इंडिया और बांग्लादेश के जो सचिव स्तर के होते हैं बैठक, उसमें फ्लड मैनेजमेंट को लेकर के यानी कि बाढ़ प्रबंधन को लेकर इस पर बैठक हुई। हम जानते हैं तीस्ता के बारे में। तीस्ता जो है चौथी सबसे बड़ी ट्रांस बाउंड्री रिवर है भारत और बांग्लादेश के बीच। पहली कौन है? गंगा, दूसरी ब्रह्मपुत्र और तीसरी मेघना। तीस्ता का जो उद्गम स्थल है वह सिक्किम है। सिक्किम में यहाँ ये जो है पूरे 414 किलोमीटर तक यात्रा करती है, जिसमें 151 किलोमीटर सिक्किम में, 142 किलोमीटर वेस्ट बंगाल और सिक्किम की सीमा पर, और 121 किलोमीटर यह बांग्लादेश में बहती है। बांग्लादेश में यह जब ब्रह्मपुत्र से मिलती है तो ब्रह्मपुत्र का नाम क्या हो जाता है? जमुना हो जाता है। यह बांग्लादेश में यहाँ पे रंगपुर डिवीज़न में प्रवाहित होती है। ये उन वहाँ के नाम हैं जैसे कि गैबंधा, कुरीग्राम, लुनमोरीहाट, नीलपामारी और रंगपुर आदि क्षेत्रों में। ये देखिए एक रिपोर्ट है 2013 का एशिया फाउंडेशन रिपोर्ट। उसमें कहा गया है कि जो तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी वहाँ के 14% क्रॉप एरिया को कवर करती है और वहाँ के लगभग 8% आबादी की आजीविका का एक मुख्य कारण है तीस्ता नदी। तो आप समझ सकते हैं तीस्ता जो है किस प्रकार से इम्पॉर्टेंट है भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के लिए। हम जानते हैं कि जो डिस्प्यूट उत्पन्न हुआ ये कहाँ से उत्पन्न हुआ। देखिए वर्ष 1947 में देश आज़ाद होने के बाद एक बाउंड्री कमीशन का गठन किया गया सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में। तो इनको भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को जो बाउंड्री डिमार्केशन करना था इनको सौंपा गया। तो इन्होंने सौंप दिया। देखिए वेस्ट बंगाल का जो एरिया था उस समय एक तो पाकिस्तान इधर है यानी पश्चिमी पाकिस्तान, और दूसरा पश्चिम बंगाल के पास पूर्वी पाकिस्तान जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जान जाते हैं। तो इन्होंने इस प्रकार से डिमार्केट कर दिया। उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के द्वारा डिमांड किया गया कि दार्जिलिंग वाला क्षेत्र और जलपाईगुड़ी जिला जो है तीस्ता जो नदी है उसके कैचमेंट एरिया में आती, इसलिए वह क्षेत्र हमारा हो। लेकिन उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस और हिंदू महासभा के द्वारा इसका काफ़ी पुरजोर विरोध किया गया। उसके बाद यह जो है कभी विवाद का जड़ नहीं बना, क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है कि कश्मीर वाले क्षेत्र में ही हमेशा वो लगा रहा और उसी के लिए हमारा युद्ध भी हुआ उसके साथ। लेकिन वर्ष 1971 में जब बांग्लादेश बनता है यानी कि पूर्वी पाकिस्तान के विघटन के बाद बांग्लादेश नामक एक देश बनता है 1971 में, तो वर्ष 1972 में इंडिया और बांग्लादेश ज्वाइंट रिवर कमीशन का गठन किया था। यहाँ देखिए इंडिया बांग्लादेश ज्वाइंट रिवर कमीशन। लेकिन इस कमीशन के जो शुरुआती चरण है उसमें कभी तीस्ता नदी पर बात नहीं हुई। बात किस पर हुई? जैसे कि गंगा को किस प्रकार से संरक्षण करना है, नियंत्रण करना है, इसके अलावा फरक्का बैराज का जो वाटर शेयर करना है किस प्रकार से, और इसी प्रकार से मेघना और ब्रह्मपुत्र नदी पर तो बात हुई, लेकिन तीस्ता कभी विवाद का मुद्दा नहीं रहा। इसीलिए वर्ष 1983 में एक एडहोक अरेंजमेंट किया गया ताकि कोई विवाद ना हो, यानी कि अस्थायी अरेंजमेंट किया गया कि ये जो तीस्ता नदी का जल है, तीस्ता नदी का जल मान लीजिए 100% है, 100% का 39% भारत रखेगा और 36% कौन? बांग्लादेश रखेगा। लेकिन जो अन्य 25% है उसे छोड़ दिया गया ताकि इस पर बाद में बात हो। तो जो विवाद है ये 36% और 39% पे नहीं, बल्कि इसी 25% है इस पर विवाद है। तो इसमें जो है अभी ये 12+13 इस लिखा है, बाद में बताऊंगा इसको। तो इसमें जो है 25% को लेकर के कहा जाता है कि 12% जो है किसको मिलना चाहिए? बांग्लादेश को, ऐसा डिमांड है, अभी कंफर्म नहीं है। और 13% जो है भारत को मिलना चाहिए, यानी कि टोटल मिलाकर के 48% बांग्लादेश को और 52% इंडिया को मिलनी चाहिए। लेकिन अब तक इस पर समझौता नहीं हो पाया। देखिए 1996 में गंगा वाटर ट्रीटी होती है, यानी कि गंगा वाटर ट्रीटी 1996 में एक एग्रीमेंट होता है। उसी के द्वारा एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है
किसको लेकर के? ये 25% के शेयरिंग को लेकर के। इस पर वर्ष 2011 में उस समय प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने ड्राफ्ट लेकर के बांग्लादेश भी गए थे। उस समय प्रधानमंत्री वहाँ की बांग्लादेश की शेख हसीना ही थी और आज भी है। तो उन दोनों के बीच समझौता बिल्कुल आखिरी चरण में था, यानी कि होने वाला था। लेकिन उस समय जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी, तो वो क्या थी? यूपीए की सदस्य थी। यूपीए यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। आपको पता है कि वर्ष 2004 से लेकर के 2014 तक क्या था? यूपीए की ही सरकार थी, जिसमें कई सारे सदस्य जो पार्टी होते हैं इसमें शामिल थे। जैसे तृणमूल कांग्रेस भी थी, तो ये तृणमूल कांग्रेस की जो सदस्य यानी कि मेंबर थी कौन? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तो उन्होंने इसका विरोध किया। आपको पता है कि जो नदी है, वो जल जो क्षेत्र है वो किसका हिस्सा है? राज्य सूची का विषय है। तो केंद्र सरकार अचानक ऐसे तो कानून नहीं बना सकती, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है। तो इसी कारण से वो जो ड्राफ्ट था वो फाइनल नहीं हो पाया और उस समय जो समझौता होने वाला था भारत और बांग्लादेश के बीच वह रद्द हो गया। इसके बाद वर्ष 2014 में आपको पता है यूपीए की जगह एनडीए की सरकार आई, यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार आई। तो वह भी चाहती थी कि ये जो समझौता है तीस्ता जल वाला वह हो जाए। इसीलिए 2015 आपको पता है कि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट भी हुआ था, जो भारत और बांग्लादेश में कुछ जो आइलैंड है उनको सौंपा गया था और कुछ भारत को भी मिला था। तो उस समय भी इस पर बात हुई कि हम जो तीस्ता जो शेयरिंग है उसको हम पूरा करेंगे। एक और है आर्टिकल 253। इसमें आपको पता है कि जो केंद्र सरकार को शक्ति दिया गया है कि जो ट्रांस बाउंड्री रिवर है उससे संबंधित केंद्र सरकार नियम बना सकती है। यानी कि ये जो 253 अनुच्छेद है इसके तहत केंद्र सरकार को शक्ति है कि जो अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ होती है जो दो देशों या अन्य देशों के बीच बहती है उस पर कानून बना सकती है कौन? केंद्र सरकार। लेकिन केंद्र सरकार ऐसा नहीं करती, क्योंकि इसका सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ सकता है देश पे, राज्य पे। इसीलिए जो भारत सरकार जल्द कोई कानून नहीं बनाना चाहती है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 में जब समझौता रद्द हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच, तो उसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कल्याण रुद्र की अध्यक्षता में, जो एक हाइड्रोलॉजिस्ट है, एक समिति का गठन किया तीस्ता जल शेयरिंग को लेकर के, यानी कि तीस्ता जल बंटवारे को लेकर के एक समिति बैठाई। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, लेकिन अब तक इससे पब्लिक डोमेन में यानी कि सार्वजनिक नहीं किया गया। तो यहाँ तक तो पहुँच चुका है मामला। अब आगे हम देखेंगे क्या होता है जब न्यूज़ में आएगी। तो नेक्स्ट है विनियोग विधेयक से संबंधित। विनियोग विधेयक क्या है? एक मनी बिल यानी कि धन विधेयक है। दरअसल सरकार को किसी भी खर्च को पूरा करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। तो पैसे कहाँ से आएंगे? यह संचित निधि से आएंगे। अब जो बजट में प्रावधान किया गया जितने पैसे की, वह पैसे इसी संचित निधि से निकाले जाते हैं। तो इस संचित निधि से पैसे निकालने के लिए कौन सा विधेयक पारित किया जाता है? विनियोग विधेयक। ये विनियोग विधेयक क्या है? एक मनी बिल है। मनी बिल का अर्थ है कि इसमें राज्यसभा संशोधन नहीं कर सकती है। हाँ, वह इसमें कुछ सिफारिश कर सकती है जिसे जो लोकसभा है वह मान नहीं सकती है, उसके लिए बाध्य नहीं होता कि वो माने इसको। तो कल जो बजट पारित किया गया था उसी संबंध जो खर्च किए गए हैं, मतलब खर्च होंगे, उसके लिए विनियोग विधेयक पारित किया गया संसद से, उसलिए चर्चा में आया था। हम आते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। दूसरा है नामित किया गया सदस्य कभी भी किसी भी दल का सदस्य बन सकता है। तीसरा, नामित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग ले सकता है। बताइए आपका उत्तर क्या है? केवल एक सही, केवल 1 और 2 सही, केवल 1 और 3 सही, केवल 2 और 3 सही। देखिए, पहला, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, नामित किया गया सदस्य कभी भी, क्या कभी भी मैंने बताया था आपको? नहीं, 6 माह से पूर्व यानी कि 6 माह से पहले अगर वो किसी दल का सदस्य बनता है तो उसकी सदस्यता रद्द नहीं हो सकती है। तीसरा है नामित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है, यह भी नहीं है। तो हमारा केवल उत्तर जाएगा ए, केवल 1 सही। दूसरा है विनियोग विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथनों का चयन करें।
विनियोग विधेयक एक धन विधेयक है, बिल्कुल सही है। दूसरा है विनियोग विधेयक को संसद के दोनों सदनों से पारित करना आवश्यक होता है, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा है राज्यसभा के द्वारा विनियोग विधेयक में संशोधन किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, अगर संशोधन करती है तो वह बाध्य नहीं होता है लोकसभा को मानने के लिए। तुम्हारा उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2 सही। तीस्ता नदी के संदर्भ में सही कथनों का आपको चयन करना है। पहला, तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम के पहुरी ग्लेशियर से होता है। दूसरा, यह बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। देखिए, सिक्किम आपको बताया, आपको 414 किलोमीटर प्रवाहित होती है भारत और बांग्लादेश के बीच में, और सिक्किम के पहोरी ग्लेशियर से भी इसका उद्गम स्थल होता है। तो और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है, तब यह जमुना कहलाती है। तो यानी कि ये दोनों सही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।